हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। मेरा नाम है पंकज। तो देखिए फ्रेंड्स, एसएससी सीएचएसएल की 15 अक्टूबर की शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुई है उसमें जीएस का जो पोर्शन है वो इजी टू मॉडरेट पूछा गया है। देखिए, करंट अफेयर्स का जो पोर्शन है उससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा ताकि एग्ज़ाम में आपको प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए जल्दी से मैं आपको जीएस के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी डिटेल बता देता हूँ। तो देखिए, पहली भारतीय महिला जिन्होंने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की है। तो देखिए, पहली भारतीय महिला पूछ रहा है, तो पहली भारतीय महिला जिन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की है वो है सरोजनी नायडू। देखिए, इन्होंने 1925 में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कांग्रेस की अध्यक्ष चुने जाने वाली यह पहली भारतीय महिला है। देखिए, गांधी जी द्वारा सरोजनी नायडू को भारत कोकिला की उपाधि दी गई थी। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ को ध्यान रखिएगा कि अगर वो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे तब सरोजनी नायडू का नाम आएगा, लेकिन अगर वो पूछता कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, तो देखिए 1917 में एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। अगर हम एनी बेसेंट की बात करें तो वो आयरलैंड की महिला थी। तो इसे याद रखिएगा, पहली भारतीय महिला पूछे तो सरोजनी नायडू, लेकिन पहली महिला अध्यक्ष पूछे तो एनी बेसेंट। भारत की मौद्रिक नीति किसके द्वारा जारी की जाती है? तो देखिए, भारत की मौद्रिक नीति जारी की जाती है रिजर्व बैंक के द्वारा। रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई थी वो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, और रिजर्व बैंक के जो पहले अध्यक्ष बने थे वो थे ऑसबोर्न स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2019 के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो देखिए, 2019 के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया था एलिस पेरी को, और ये ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी है। तो इसे भी याद रखिएगा, एलिस पेरी जो कि 2019 के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुनी गई है, किस देश की खिलाड़ी है? तो ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो देखिए, भारत के प्रेसिडेंट द्वारा अपना जो त्यागपत्र दिया जाता है वो उपराष्ट्रपति को दिया जाता है। राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, और उपराष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। और अगर हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात करें तो भारत के सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। तो इन तीनों को ही यहाँ पर आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष कौन हैं? तो देखिए, 2020 में झारखंड विधानसभा के 11वें अध्यक्ष बने हैं रविंद्रनाथ महतो। तो इसे याद रखिएगा, झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष कौन हैं? रविंद्रनाथ महतो। अगला क्वेश्चन देखिए, गोलकुंडा फोर्ट भारत के किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, गोलकुंडा फोर्ट जो है वो हैदराबाद में स्थित है, जो कि तेलंगाना राज्य की राजधानी है। तो इसे याद रखिएगा, गोलकुंडा फोर्ट कहाँ है? हैदराबाद में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, इसरो की स्थापना कब की गई? तो देखिए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी 15 अगस्त 1969 को, और इसका जो मुख्यालय है वो भारत के बेंगलोर में स्थित है। तो इन दोनों क्वेश्चन को याद रखिएगा, इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को, और इसका जो मुख्यालय है वो भारत के बेंगलोर में है। और बेंगलोर किस राज्य की राजधानी है? तो कर्नाटक की राजधानी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, भेड़ बकरियों को बीमारी से बचाने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? तो देखिए, भेड़ बकरियों में खुरपका, मुंह पका जैसी जो बीमारी होती है उनसे बचाने के लिए इन्हें पीपीआर का टीका लगाया जाता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा पीपीआर। भेड़ बकरियों को बीमारी से बचाने के लिए पीपीआर का टीका लगाया जाता है। जीएसटी संविधान का कौन सा संशोधन है? तो देखिए, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसे जीएसटी के नाम से जाना जाता है, भारत के संविधान में 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में शामिल किया गया है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 101वां संविधान संशोधन अधिनियम। जनवरी 2020 में जारी वुमेन्स टेनिस रैंकिंग में नंबर 1 पर कौन सी महिला खिलाड़ी है? तो देखिए दोस्तों, विश्व में वुमेन्स टेनिस रैंकिंग में नंबर 1 पर है सिमोना हालेप, और ये रोमानिया की खिलाड़ी है। तो इन दोनों ही क्वेश्चन को याद रखिएगा, सिमोना हालेप जो कि विश्व में टेनिस रैंकिंग में नंबर 1 पर है, रोमानिया की खिलाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलुई मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? तो देखिए, बलुई मिट्टी मुख्य रूप से 2 फसल के लिए उपयुक्त है, आलू और मूंगफली। इन दोनों ही फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है बलुई मिट्टी। सुप्रीम कोर्ट के जज किस एज में रिटायर होते हैं? तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जो जज रहते हैं वो 65 वर्ष की आयु में रिटायर होते हैं।
मतलब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है, तो 65 वर्ष। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 10 कठिया संगीत किस राज्य का संगीत है? तो देखिए 10 कठिया जो लोक संगीत है वो भारत के उड़ीसा राज्य का लोक संगीत है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ओडिशा राज्य। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2020 में किसे दिया गया है? तो देखिए 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिया गया है 1917 को। और देखिए 1917 के जो डायरेक्टर है वो है सैम मेंडेस, तो इसे भी याद रखिएगा। देखिए 1970 जो मूवी है वो पहले विश्व युद्ध पर आधारित है और इसके डायरेक्टर है सैम मेंडेस। ओके, आई होप आपको यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो देखिए कल के वीडियो में मैंने आपको डिटेल में इसके बारे में जानकारी दी थी। देखिए वायुमंडल की जो सबसे निचली परत है उसे कहा जाता है क्षोभ मंडल। क्लियर? देखिए ट्रोपोस्फियर्स मतलब जो क्षोभ मंडल है वो वायुमंडल की सबसे निचली परत है जिसमें मनुष्य निवास करते हैं। और अगर वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत पूछता तो वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत बाह्य मंडल के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी जी द्वारा CF एंड्रयूज को किसकी उपाधि दी गई थी? तो देखिए गांधी जी द्वारा CF एंड्रयूज को दीन बंधु की उपाधि दी गई थी। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा दीन बंधु। दीन बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो CF एंड्रयूज। ICC द्वारा सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेट टीम किसे घोषित किया गया है? तो देखिए ICC द्वारा सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेट टीम घोषित किया गया है इंग्लैंड को। और अगर वो क्रिकेटर ऑफ द ईयर पूछता तो वो होते रोहित शर्मा। तो यहाँ पर हमसे क्योंकि टीम पूछा गया है तो ICC द्वारा सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेट टीम चुना गया है इंग्लैंड की टीम को। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेशनल कंज्यूमर डे मतलब राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए देश में नेशनल कंज्यूमर डे 24 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। कामायनी किसकी पुस्तक है? तो कामायनी पुस्तक के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। तो कामायनी किसकी पुस्तक है? जयशंकर प्रसाद की। JP नड्डा बीजेपी के कौन से नंबर के अध्यक्ष चुने गए हैं? तो देखिए JP नड्डा जो है वो बीजेपी के 11वें अध्यक्ष बने हैं। अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की स्थापना 1980 में हुई थी और बीजेपी के पहले अध्यक्ष बने थे अटल बिहारी वाजपेयी। PSC में ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि बीजेपी के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी। और बीजेपी की स्थापना कब हुई थी? तो 1980 में। और JP नड्डा बीजेपी के कौन से नंबर के अध्यक्ष हैं? तो 11वें नंबर के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पहला राजीव गांधी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो देखिए पहला राजीव गांधी पुरस्कार शतरंज के मशहूर खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद को दिया गया था। देखिए भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। 2020 में यह पुरस्कार 5 खिलाड़ियों को दिया गया है, तो इसे भी यहाँ पर याद रखिएगा। दलाई लामा ने भारत में कब शरण ली? तो देखिए ये तिब्बती धर्मगुरु हैं जिनका नाम है दलाई लामा। इन्होंने भारत में शरण ली थी 1959 में और ये भारत में धर्मशाला में निवास करते हैं। और धर्मशाला भारत में कहाँ स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में। तो इसे भी याद रखिएगा, अगली शिफ्ट में ये क्वेश्चन आने की भी संभावना है। तो दलाई लामा ने भारत में कौन से सन में शरण ली थी? तो 1959 में। और ये कहाँ निवास करते हैं? तो हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है काकोरी कांड कब हुआ? तो देखिए काकोरी कांड हुआ था 9 अगस्त 1925 को। देखिए 9 अगस्त 1925 को काकोरी में अंग्रेजों के जो खजाने से भरी हुई ट्रेन थी उसे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के जो क्रांतिकारी थे उन्होंने लूट लिया था, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी और अशफाक उल्ला खां जैसे जो क्रांतिकारी थे वो शामिल थे। क्लियर? तो काकोरी कांड कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को। फाइंडिंग द गैप्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो देखिए फाइंडिंग द गैप्स पुस्तक के लेखक है साइमन टॉफेल। अगर हम साइमन टॉफेल की बात करें तो ये एक ऑस्ट्रेलिया के मशहूर एम्पायर है जिनकी यह पुस्तक है। तो फाइंडिंग द गैप्स पुस्तक लिखी है साइमन टॉफेल ने। अगला क्वेश्चन है चमेरा हाइड्रोक्लोरिक पावर प्लांट भारत के किस राज्य में स्थित है? तो देखिए चमेरा हाइड्रोक्लोरिक पावर प्लांट जो है भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। तो ये आंसर है हिमाचल प्रदेश। 2019 में 8 अफ्रीकी देशों ने संयुक्त रूप से कौन सी करेंसी अपनाई थी? तो देखिए जैसे यूरोप में यूरो चलती है वैसे 2019 में 8 अफ्रीकी देशों ने संयुक्त रूप से इको करेंसी को अपनाया था।
तो यहाँ आंसर सही हो जाएगा इको करेंसी। 8 अफ्रीकी देशों की संयुक्त करेंसी है इको करेंसी। दिलवाड़ा जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो देखिए सबसे पहला तो ये याद रखिए कि दिलवाड़ा के जो मंदिर है वो किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। अब दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर है वो भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। देखिए दिलवाड़ा के जैन मंदिरों को सोलंकी वंश के शासकों ने बनवाया था, जो कि राजस्थान में स्थित है। देखिए जब राजस्थान के माउंट आबू से गुरु शिखर रोड के लिए जब हम जाते हैं तो दिलवाड़ा के जैन मंदिर बीच रास्ते में पड़ते हैं। अगर हम गुरु शिखर की बात करें तो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जिसकी टोटल लंबाई है 1722 मीटर। तो इसे भी याद रख लीजिएगा, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन? गुरु शिखर। और अगर वो पूछता पश्चिम भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन, तो भी गुरु शिखर, जो कि किस राज्य में है? राजस्थान राज्य में। अगला क्वेश्चन देखिए, रोहतांग टनल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो देखिए रोहतांग टनल का नाम बदलकर अटल टनल कर दिया गया है। 25 दिसंबर 2019 को भारत के प्रधानमंत्री द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म तिथि पर रोहतांग टनल का नाम बदलकर अटल टनल कर दिया गया था। अटल टनल की लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 9.02 किलोमीटर। ये विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित सड़क सुरंग है। क्लियर? लास्ट क्वेश्चन देखिए, किसे 2019 में लिथियम आयन बैटरी बनाने के लिए रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो देखिए मैंने आपको पहले भी बोला था कि 2019 के जितने भी नोबेल है वो आप याद करके जाना। हमने शॉर्ट ट्रिक पे उस पर एक वीडियो बना रखा है, और 2020 के जो नोबेल है उस पर भी शॉर्ट ट्रिक पे हमने वीडियो बना रखा है। तो आप ये दोनों वीडियो देख कर जाइएगा, क्योंकि हर एग्जाम में हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन तो पूछा ही जा रहा है। ओके, तो देखिए 2019 में लिथियम आयन बैटरी बनाने के लिए 3 लोगों को रसायन का नोबेल दिया गया था। जॉन बी गुडिनफ, एम स्टैनली विंटिंगम और अकीरा योशिनो। इन तीनों वैज्ञानिकों को 2019 में रसायन के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था। तो फ्रेंड्स ये थे जीएस के वो क्वेश्चन जो कि 15 अक्टूबर की शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो आई होप आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ओके, तो कल फिर आपसे मुलाकात होगी। बेस्ट ऑफ लक। हेलो एवरीवन, मेरा नाम निषेध। वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। देखिए आज हम एग्जाम एनालिसिस करेंगे एसएससी सीएचएसएल 15 अक्टूबर की सभी शिफ्ट्स का। ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट्स के मिले हैं, थर्ड शिफ्ट्स के कुछ क्वेश्चंस ही मिल पाए हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, शंकु की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, तो आयतन ज्ञात करें। ऐसा ही कल एक क्वेश्चन आया था सिलेंडर के लिए, मैंने आपको तरीका भी बताया था सिलेंडर का फॉर्मूला निकालने का। तो देखिए शंकु का क्या करने का है, 1/3 कर देते हैं। वहां पर वॉल्यूम कितना था सिलेंडर का? पाई आर स्क्वायर एच। तो देखिए शंकु का क्या होता है, तो जस्ट इसका 1/3 होता है, यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आपको अगर शंकु को याद रखना है तो शंकु स्पेशली याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको बस सिलेंडर पता हो तो आप इसका 1/3 कर सकते हैं। चलिए 1/3 पाई की वैल्यू क्या रखेंगे, 22/7 इंटू आर स्क्वायर, यानी 6 इंटू 6 इंटू 7। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से इसको काट लीजिए। 44 इंटू 6, यहाँ पर आपको आंसर कितना मिलेगा, 264 सेंटीमीटर क्यूब। मीटर क्यूब क्यों? क्योंकि ये वॉल्यूम है। अगला क्वेश्चन देखिए, ट्रिग्नोमेट्री का था। यहाँ पर देखिए बहुत सारे तरीके हैं इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के, वैल्यू पुटिंग से। अब ऑप्शन कैसे आए थे, न्यूमेरिकल आए थे या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आए थे, ये मुझे आइडिया नहीं है, तो मैं इसको जैसा है वैसा सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पर मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ। देखिए इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। बोलिए क्लियर है? अपॉन में क्या आएगा, कॉस एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स। अब ऊपर वाले जो टर्म्स हैं इनको थोड़ा सा अपन फैला लेते हैं, एक्सपेंड कर लेते हैं। क्या हो जाएगा देखिए, कॉस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर प्लस 2 इंटू साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स। अब देखिए ऊपर देखिए तो कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, तो ये 1 हो जाता है। तो देखिए 1 ये हो गया 1 प्लस 1 2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स। मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर है। ऊपर से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स। तो देखिए 1 प्लस साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, 2 अपॉन कॉस एक्स, या मैं इसको 2 सेक एक्स भी बोल सकता हूँ। वैल्यू पुटिंग से भी आप काम चला सकते हैं, बट इतना इजी क्वेश्चन है कि आप इजीली इसको
एलसीएम लेकर कर सकते हैं, तो ज़्यादा वैल्यू पुटिंग पे मत फंसिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 15 संख्याओं का औसत 150 है, एक संख्या 43 की जगह 23 गिन ली गई थी, तो सही औसत क्या हो गया। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चंस हमने एवरेज की सीरीज में बहुत ज़्यादा किए हुए हैं और कोई ऐसा खास क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पर देखिए ओरिजिनल वैल्यू क्या थी 43 और अल्टरनेटिव वैल्यू है गलत वैल्यू, इनकरेक्ट वैल्यू कौन सी थी 23। तो आपको देखिए क्या करना है, बढ़ाना है। कितना बढ़ाना है 20। अगर 20 बढ़ेगा तो पूरे 15 लोगों में बढ़ेगा, यानी कितना 15 से डिवाइड कर दूंगा। तो देखिए 150 तो रहेगा ही रहेगा, इसमें 20/15 और बढ़ेगा। 20/15 इज 150 प्लस 1.33, या मैं इसको 151.33 ये ऑप्शन में होगा, या 151 1/3 ये ऑप्शन में होगा। दोनों में से जो भी हो आप इजीली उसको सही कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, वस्तु की अंकित मूल्य 24,500 रुपए है, 12% का बट्टा देने पर विक्रय मूल्य क्या होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर इसका 12% निकाल के माइनस करना है, या आप इसका सीधा सीधा 88% भी निकाल सकते हैं। तो अगर मैं इसको बोलूँ 24,500 इंटू 88/100, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। आपको सिंपल यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा 21560, ये मल्टीप्लाई करने पर आएगा, यानी यही आपका विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस या एसपी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, a + b = 20, a × b = 4, a³ + b³ कितना होगा। देखिए पिछले 2 दिन से जो भी क्वेश्चंस आ रहे थे वहां पर वैल्यू पुटिंग से काम चल जा रहा था, यहाँ पर वैल्यू पुटिंग नहीं लगा पाएंगे, तो हमें यहाँ पर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। a³ + b³ का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए आपको ये पता होना चाहिए। a³ + b³ का फॉर्मूला क्या होता है, a + b इंटू a + b का होल स्क्वायर माइनस थ्राइस ऑफ ab। इसको नोट कर लें ध्यान से। चलिए अब यहाँ पर मैं सिर्फ वैल्यू पुटिंग करूंगा। a + b की वैल्यू कितनी है 20, ब्रैकेट a + b का होल स्क्वायर यानी 20 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू, देखिए ab कितना है 4, तो 4 3 12 हो जाएगा और माइनस कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 400 माइनस 12, तो ये कितना हो जाएगा 20 इंटू 388, मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा 7760, बहुत ही इजीली आ जाएगा। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था, फॉर्मूला जरूर याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आयत का क्षेत्रफल a² - b² है, तो लंबाई a + b है, तो चौड़ाई क्या होगी। बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन, हम सभी को पता है एरिया क्या होता है, आयत का लेंथ इंटू विड्थ, है कि नहीं। तो देखिए एरिया क्या है, तो ये है a² - b²। a² - b² के बारे में हमको पता है, ये बनता कैसे है, तो ये बनता है a + b इंटू a - b से। अब उसने बोल दिया है कि ये वाला जो पोर्शन है a + b, ये उसकी लेंथ है, तो ऑब्वियसली अगर ये लेंथ है तो विड्थ की वैल्यू क्या होगी a - b, यही आपका सही आंसर होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, क्वेश्चन है cos x = p/q, आपको 10x की वैल्यू निकालनी है। बिल्कुल लोड लेने की जरूरत नहीं है, आपको बनाना है एक ट्राइंगल अगर आपको दिमाग में बनाते बनता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इतना कोई टेंशन नहीं, छोटा सा ही काम है। आपको यहाँ पर cos x के बारे में पता होना चाहिए, ये क्या है, ये एक तरीके से बेस अपॉन हाइपोटेनस है कि नहीं। तो मैं यहाँ पर q को हाइपोटेनस बोलूंगा और p को बेस बोलूंगा। तो मुझे बताइए परपेंडिकुलर कितना आएगा, तो पाइथागोरस थ्योरम से हमको पता है ये कितना आएगा q² - p²। अब 10x की वैल्यू पूछी थी, तो 10x की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है देखिए √q² - p² अपॉन बेस कितना है p, यही मेरा आंसर होगा। तो मेरे ख्याल से बहुत ही इजी क्वेश्चंस थे, कुछ भी ऐसा नहीं था जो ना बने, सारे आसान क्वेश्चन थे। तो आई वुड से अभी जो आज के पेपर्स थे यहाँ पर भी लेवल बहुत इजी था। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रिंसिपल दिया है 4000, CI दिया है 360.5, ईयर्स दिया है 3, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकालना है। देखिए यही फायदा होता है जब आप प्रीवियस सेट्स करके जाते हैं। आपको पता है ये क्वेश्चन कल के सेट में जस्ट उल्टा पूछा हुआ था, टाइम गायब था, रेट आपको 5% दिया हुआ था। अगर आपने एनालिसिस देख के गए होते तो इस क्वेश्चन को तो 1 सेकंड भी नहीं लगना था, आप तुरंत बोल सकते थे रेट 5% होगा, पर फिर भी मैं आपको निकाल के बता देता हूँ। चलिए देखिए, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो मैं यहाँ से निकालता हूँ। प्रिंसिपल कितना है 4000, अमाउंट कितना आएगा, तो देखिए अमाउंट क्या होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, मूलधन ब्याज, तो ये कितना हो जाएगा 4630.5। रेशियो निकालूंगा तो देखिए 1 0 यहाँ पर बढ़ा दीजिए और ये डेसिमल हटा दीजिए, तो ये हो गया 40,000 और ये हो गया 46,305। इनका रेशियो निकाल लेता हूं मैं 8000 रेशियो 9261, बोलिए क्लियर है।
यहाँ पर जब ये रेशियो मुझे पता चल गया तो अब मैं देख सकता हूँ, क्योंकि ये 3 साल की बात की गई है, यानी ये ऑब्वियसली किसी ना किसी के क्यूब होंगे। ये किसका क्यूब है? ये 20 का क्यूब है। ये किसका क्यूब है? ये 21 का क्यूब है। यानी मैं बोल सकता हूँ 20 का क्यूब 21 का क्यूब, यानी हर 20 रुपए पे 21 रुपए मिल रहा था, तो ब्याज कितना मिल रहा था? 1। 20 रुपए पर 1 रुपए ब्याज 1/20 इंटू 100, आपको आपका इंटरेस्ट मिल जाएगा 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट। बोलिए क्लियर है? मेरे ख्याल से अगर आपने एनालिसिस देखा होगा तो इस क्वेश्चन पे आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, फाइंड फैक्टर्स ऑफ 2x² - 5x - 12। फैक्टर्स क्या होंगे? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बचपन से हमने इसका तरीका देखा है कैसे। अगर ये ax² + bx + c के फॉर्मेट में है तो मैं a और c को मल्टीप्लाई कर लेता हूं, यानी 2 और 12 को मल्टीप्लाई करूंगा 24, और 24 को ऐसे दो फैक्टर्स में तोड़ूंगा जिनको माइनस करने पर मुझे b मिले, यानी 5 मिले। तो देखिए 24 के लिए मैं 8 और 3 बोल सकता हूँ। 8 3 से 24 होता है, और 8 में -3 करता हूँ तो क्या मिलता है? 5 मिलता है। कंडीशन सेटिस्फाइड। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, जो भी वैल्यू आई है उसको a से डिवाइड करने का होता है। a यानी यहाँ पर a कितना है? 2 है, और यहाँ पर भी 2 है। अब क्या करना है, आपको आपके फैक्टर्स मिल चुके हैं, तो पहला फैक्टर क्या होगा? पहला फैक्टर, क्योंकि ये पॉजिटिव में है तो देखिए पहला फैक्टर होगा x + 8/2 यानी 4। दूसरा फैक्टर क्या होगा? ये माइनस में है तो x - 3/2 = 0। ये इसके दो फैक्टर्स आ गए आपके लिए। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं एलसीएम लेकर, तो ये कितना हो जाएगा? x + 4, और ये हो जाएगा 2x - 3 अपॉन 2 = के उधर चला जाएगा, 0 × 2 0 ही हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको आंसर दिया जा सकता था या इस तरीके से दिया जा सकता था, आप दोनों ही तरीके से आंसर निकाल सकते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, ज्योमेट्री हर सेट पर मेरे ख्याल से 1 से 2 क्वेश्चन सर्कल पे आ ही रहे हैं, और अगर मैंने एवरेज निकाला है तो एक 9 से 10 क्वेश्चन आपको हर सेट पे एडवांस से देखने मिल ही रहे हैं। तो एडवांस सेक्शन अच्छे से करके जाइएगा। हालांकि कोई भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नहीं है, सारे ही क्वेश्चन ईजी हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन के लिए देखते हैं। ये भी कल का ही क्वेश्चन है और रिवर्स करके बनाया गया है। कैसे? कल जो क्वेश्चन था उसमें यहाँ पर ये वैल्यू पूछी हुई थी और ये वैल्यू दी थी। आज इसने 118 ये वैल्यू दे दी है और ये वैल्यू पूछी है। तो देखिए कल का भी कंसेप्ट सेम है, आज का भी सेम है। ये 90 डिग्री होगा क्योंकि ये स्पर्श रेखाएं हैं यानी टेंजेंट है, तो दोनों का सम 180 होगा। क्योंकि चतुर्भुज के सारे कोणों का योग 360 होता है, तो 90 90 180 तो यहीं पर हो चुका। तो 360 में से 180 निकल चुका है, बचा 180, वो इन दोनों का सम होगा। तो मुझे क्या करना है, 118 प्लस एंगल P इक्वल्स टू 180। तो एंगल P की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस कर लीजिए 62 डिग्री। ये आ गई आपकी एंगल P की वैल्यू। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। एंगल A और एंगल B का रेशियो है 1:2। फाइंड एंगल A। आपको एक्सटीरियर एंगल ऑफ एंगल C दिया हुआ है। ये वाला एंगल आपको 120 डिग्री बताया है। अब देखिए एक्सटीरियर एंगल की आपको एक प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से पता है। एक्सटीरियर एंगल होता क्या है, तो सुदूर दो कोणों के योग के बराबर होता है। यानी ये जो 120 है ये क्या है, ये एंगल A प्लस एंगल B है, और इसमें इनका रेशियो 1:2 दिया है, यानी ये 1:2 है। तो टोटल 3 अगर 120 के बराबर तो 1 की वैल्यू 40 के बराबर, और अगर 1 की वैल्यू 40 तो एंगल A 1 पार्ट था यानी 40, और एंगल B 2 पार्ट था यानी 80। आपसे एंगल A पूछा था तो 40 बोलेंगे, एंगल B पूछता तो क्या बोलते? 80 डिग्री। बोलिए क्लियर है? मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए डिविजिबिलिटी रूल पर है। देखिए मैंने आपको कल भी बोला था डिविजिबिलिटी रूल पर एक क्वेश्चन आ ही रहा है, तो अच्छे से पढ़ के जाइएगा। हालांकि क्वेश्चन बहुत सिंपल है। देखिए नंबर लिखा हुआ है 9 से भाजित होता है तो P का मान ज्ञात करें। 9 का डिविजिबिलिटी रूल हम सभी को पता है क्या होता है, सारी संख्याओं को जोड़ने पर 9 से भाजित होना चाहिए। तो सबको जोड़ते हैं और 9 को इग्नोर करते चलते हैं, क्योंकि डिजिटल सम हम जब भी लेते हैं तो 9 जो है वो कहीं ना कहीं 0 के इक्विवेलेंट हो जाता है। याद रखिए डिजिटल सम में है। चलिए देखिए यहाँ पर 9 हो गया, 7 2 9 हो गया, 4 और 5 9 हो गया, तो बचा क्या? देखिए 1 6, तो ये हो गया 7 प्लस P। अब मुझे बताइए इसको अगर 9 से डिवाइड करना है यानी इसको 9 बनाना पड़ेगा, तो P की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी? 2। आंसर आ गया आपका, बहुत ही सिंपल। अगला क्वेश्चन देखिए ट्रिग्नोमेट्री से। तो मैं बोल सकता हूँ हर सेट पे ट्रिग्नोमेट्री से 2 से 3 क्वेश्चन आ ही रहे हैं और बहुत ईजी आ रहे हैं। जैसे यहीं पर देख लीजिए sin x माइनस cos x इक्वल्स टू 0, तो मैं इजीली बोल सकता हूँ कि sin x इक्वल्स टू cos x होगा।
है कि नहीं। इस cos x को इक्वल टू के इधर ले जा लेंगे, साइन भी चेंज हो जाएगा। तो ये दोनों बराबर कब होते हैं? ये दोनों बराबर एक ही कंडीशन पे होते हैं जब x की वैल्यू या एंगल की वैल्यू 45 डिग्री हो, है कि नहीं। चलिए अब यहाँ पर देखिए कोसेक x क्या होता है। कोसेक x तो x की वैल्यू 45 है तो कोसेक 45 √2 प्लस सेक x क्या होता है, तो सेक 45 ये भी √2 होता है। इसका स्क्वायर कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2√2 का होल स्क्वायर, यानी आंसर होगा 8। देखिए कितने सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, बिल्कुल बिना स्ट्रेस लिए आगे आने वाली शिफ्ट्स के बच्चे एग्जाम देने जा सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नल ए टंकी को 6 घंटे में भरता है और नल बी टंकी को 10 घंटे में खाली करता है। दोनों मिलकर टंकी को कितनी देर में भरेंगे? कल भी ऐसा ही क्वेश्चन आया था, कल दोनों टंकी भर रही थी, अब एक भर रहा है एक खाली कर रहा है। तो देखिए क्या करना है, ए 6 घंटे में भरेगा, बी 10 घंटे में खाली करेगा। एलसीएम कितना आ जाएगा 30। ए की इफिशियंसी कितनी आएगी 5 और बी की इफिशियंसी कितनी आएगी 3। पर ध्यान रखेंगे ए भर रहा है तो पॉजिटिव है और बी खाली कर रहा है तो नेगेटिव है, तो कुल मिलाकर आपको +2 मिलेगा। और +2 मिलने का मतलब कि टंकी फाइनली भरेगी। कितना भरना है 30। हर मिनट या हर घंटे कितना भरता है 2, तो कुल मिलाकर कितने घंटे लगेंगे 30/2, यानी कुल मिलाकर आपको 15 घंटे लगेंगे। जो भी आपका ऑप्शन ABCD होगा वो सही होगा। तो ये बहुत ही बेसिक और सिंपल से क्वेश्चंस आ रहे हैं नल और टंकी से भी। नल और टंकी से लास्ट कल भी देखने में क्वेश्चन मिला था और मेरे ख्याल से परसों भी एक क्वेश्चन था, तो आपको नल और टंकी थोड़ा सा देख के चलिए आइएगा। एफिशिएंसीज का ध्यान रखिएगा, खाली करने वाला नेगेटिव होता है, भरने वाला पॉजिटिव होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए एक और महान क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है। किसी कक्षा में 60% लड़के हैं और 36 लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसे क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से 8वीं 9वीं में भी नहीं आते होते। 60% लड़के हैं तो ऑब्वियसली लड़कियां कितने परसेंट होंगी 40%। और अगर 40% की वैल्यू 36 है तो मुझे बताइए 10% की कितनी होगी। सिंपल 4 से डिवाइड कर दीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा 9। तो मुझे निकालना है 60% की वैल्यूज, लड़कों की संख्या पूछी है ना, तो 60% के लिए 9 × 6 कर देंगे, कितना आएगा 54 बॉयज ये होगा। क्लास में अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछ लिए होते तो गर्ल्स और बॉयज को जोड़कर मैं बता देता 90 मेरे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते। बोलिए क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्पीड टाइम डिस्टेंस, एक और बहुत ही अच्छा सवाल, अच्छा मतलब कहने का मतलब इजी क्वेश्चन। क्या लिखा है, एक कार की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 2.5 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको समझने की कोशिश करिएगा क्योंकि यहाँ पर ये डिस्टेंस थोड़ा सा कम है तो ऑब्वियसली आंसर शायद मिनट में होंगे। तो आप यहाँ पर समझिएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब 30 किलोमीटर कितनी देर में 60 मिनट्स में। 60 मिनट्स में क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि आंसर जो है आपको मिनट्स में दिया हूँ। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका आंसर मिनट्स में था या सेकंड्स में था या आवर्स में था, तो मैं यहाँ पर मिनट लेके चल रहा हूँ। तो देखिए 30 किलोमीटर कितनी देर में 60 मिनट में, तो मुझे बताइए 1 किलोमीटर चलने के लिए कितने मिनट लेगा। डिवाइड कर देंगे यहाँ से तो आएगा 2 मिनट। और अगर 1 किलोमीटर में 2 मिनट तो 2.5 किलोमीटर में कितना समय लेगा बताइए। ऑब्वियसली डबल हो जाएगा यानी 5 मिनट आंसर होगा। अगर मिनट में है तो 5 मिनट, और अगर ये आवर्स में दिया होता तो 5/60 यानी 1/12 आवर ये आंसर होता अगर आवर्स में होता तो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, 800 रुपए ABC के बीच बांटे गए कुछ इस प्रकार कि A/B/C 2:5:3 है, तो B और C का कुल कितना रुपए मिलेगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। ABC टोटल कितना है, देखिए यहाँ पर अगर मैं इनको टोटल करूँ तो ये 10 होता है, और अगर 10 टोटल मेरा 800 रुपए के बराबर है, यानी 10 की वैल्यू 800 तो 1 की वैल्यू कितने के बराबर होगी 80 के बराबर। तो मुझसे पूछा गया B+C यानी 5 और 3 कुल मिलाकर 8 पार्ट की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी। 1 की वैल्यू 80 तो 8 की वैल्यू गुणा कर लेंगे 640 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक और महान सवाल। x + y की वैल्यू दी है 47, x × y 550, x² + y² आपको निकालना है। देखिए इतने इजी क्वेश्चन आएंगे तो फिर ऐसे में बच्चा 25 में से 25 स्कोर करके आएगा, तो आपको भी वही करना है। चलिए आगे देखिए कैसे बनाना है इसको। आपको पता है सिंपल स्क्वायरिंग करनी है। सिंपल स्क्वायरिंग, x + y का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आपको पता है ये होता है x² + y² + 2xy। तो अब आपको पता है x² + y², इसकी वैल्यू मुझे चाहिए। क्या क्या पता है, x + y 47 मुझे पता था, इसका स्क्वायर करना है इक्वल्स टू x² + y², इसकी वैल्यू चाहिए 2 × x × y क्या है 47। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू पुटिंग से भी काम चल सकता है पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे।
नंबर भी यहाँ पर थोड़े बड़े हैं, यहाँ पर भी थोड़े बड़े हैं, तो उतना ज़्यादा नहीं सोचेंगे हम। यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर 47 का स्क्वायर करेंगे। कितना आता है? ये आएगा 2209 माइनस, अब देखिए ये वाले पोर्शन को इधर ले आएंगे तो माइनस में आ जाएगा। कितना आएगा? ये आएगा 1100 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ से मैं इन दोनों को माइनस कर लूंगा, 1109 विल बी दी राइट आंसर। यही आपका सही आंसर होगा। सिंपल है। हाँ, ये वैल्यू थोड़ी छोटी होती, यहाँ पर ये थोड़ा छोटा नंबर होता तो मैं वैल्यू पुटिंग के लिए एक आध दो ट्राई कर सकता था, बट क्योंकि नंबर्स थोड़े से बड़े थे स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन में भी और एडिशन में भी, तो मैं यहाँ पर ज़्यादा नंबर पुटिंग नहीं करूँगा। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कब वैल्यू पुटिंग करनी है और कब नहीं करनी है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी आयतन में लंबाई अनुपात चौड़ाई कितनी है? 1:4। क्षेत्रफल 1764 स्क्वायर सेंटीमीटर है, तो चौड़ाई कितनी होगी? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए 1 और 4, तो कृपया करके इसको 1x और 4x मान लीजिएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। क्यों? क्योंकि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? L इंटू बी इक्वल्स टू कितने के बराबर है? 1764 के बराबर है। तो यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 से डिवाइड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 441। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 441 किसका स्क्वायर है? 21 का स्क्वायर है। x की वैल्यू जैसे ही 21 मिली, मुझे निकालना क्या था? चौड़ाई। चौड़ाई का मतलब 4 पार्ट निकालने थे, तो 4x की वैल्यू 4 इंटू 21 इक्वल्स टू 84 सेंटीमीटर। ये आ जाएगा आपका आंसर। क्लियर है? मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, त्रिभुज के कोणों का अनुपात 3:4:5 है, तो त्रिभुज किस प्रकार का है? देखिए किस प्रकार का त्रिभुज है, तो आपको पहले तो प्रकार पता होना चाहिए। कौन कौन से प्रकार होते हैं? एक होता है एक्यूट एंगल, एक होता है ऑब्ट्यूज एंगल, एक होता है राइट एंगल ट्रायंगल। 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। एंगल्स की मैं क्यों बात कर रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर भी एंगल्स का ही रेशियो दिया है, कोणों का ही अनुपात दिया है। तो चलिए अब देखते हैं। सारे कोणों का योग हमेशा कितना होता है? 360। तो 3x प्लस 4x प्लस 5x, इन सबको जोड़ेंगे तो 180 आना चाहिए। सॉरी, मैंने शायद 360 बोल दिया था, 180 आना चाहिए। तो यहाँ पर जोड़ लीजिए कितना होता है, तो ये हो जाएगा 12x इक्वल्स टू 180। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15। जैसे ही x की वैल्यू 15 आती है तो मुझे यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। 3x कितना होगा? 15 दिया 45, एक कोण आ गया, दूसरा 15 चौके 60, दूसरा कोण आ गया, तीसरा 15 पंजे 75। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या कोई भी कोण 90 या उससे अधिक दिख रहा है? एक भी कोण अगर 90 होता तो मैं इसे राइट एंगल ट्रायंगल बोलता, एक भी कोण 90 से ज्यादा होता तो मैं उसे अधिक कोण त्रिभुज या ऑब्ट्यूज एंगल बोलता। यहाँ पर कोई भी कोण 90 से ज्यादा नहीं है, तो ये क्या है? एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, यानी न्यून कोण त्रिभुज है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। याद रखिएगा यहाँ पर ये भुजाओं का अनुपात नहीं था, तो कुछ लोग शायद ये गलती करके आ सकते हैं कि भुजाओं का अनुपात समझ के वो राइट एंगल ट्रायंगल 3 4 5 ट्रिपलेट्स हमको याद हैं, तो इस पर ध्यान दीजिएगा कि ये कोणों का अनुपात है, एंगल्स का रेशियो है, साइड्स का नहीं है। साइड्स का बोलता तो फिर मैं बिल्कुल आंख बंद करके इसको एंगल 90 डिग्री या राइट एंगल ट्रायंगल मार सकता था। चलिए, तो कुल मिलाकर मैं बोलना ही ये चाह रहा हूं कि हो सकता है अगली शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन भुजाओं के लिए आ जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए। वस्तु के अंकित मूल्य 1100 रुपए है और विक्रय मूल्य 979 है, तो बट्टे का प्रतिशत ज्ञात करें। सबसे पहले तो यही निकालना है कि बट्टा कितना मिला। कितना मिलेगा? सिंपल माइनस कर दीजिए 121 रुपीज़। ये जो 121 रुपीज़ है ये मेरा डिस्काउंट है, पर ये मेरा डिस्काउंट परसेंटेज नहीं है। डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकलेगा? डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100। फॉर्मूला हमने सभी ने पढ़ रखा है प्रॉफिट एंड लॉस के वीडियोस में। चलिए 121 अपॉन 1100 इंटू 100 डिवाइड करेंगे 1100 से। चलिए यहाँ से ये कितना आ जाएगा? 11%, यानी बट्टा या डिस्काउंट आपने कितना परसेंट दिया था? 11% का आपने डिस्काउंट दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। किसी वृत्त के व्यास के निर्देशांक 4 3 और 2 -1 है, तो वृत्त की समीकरण ज्ञात करें। यानी बेसिकली आपको सर्कल की इक्वेशन बतानी है। अब देखिए हुआ क्या है, यहाँ पर बात समझने की कोशिश करिएगा। एक सर्कल है, उसका व्यास यानी डायमीटर के आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हैं? ये x1 y1 इसको ऐसा मान लीजिए और इसको x2 y2 मान लीजिए, x2 y2। तो अब यहाँ पर आपको कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। पहली बेसिक चीज़ तो ये है कि अगर ये डायमीटर्स के दो आपको पता है कि ये ऑर्डिनेट्स हैं, तो सेंटर यानी बीच का कोण, बीच का जो ऑर्डिनेट है वो कैसे निकालेंगे? तो जो बीच वाला होगा वो सेंटर होगा ऑब्वियसली। कैसे निकालेंगे? अगर इसको मैं 4 3 और 2 -1 मान लूँ, तो बीच वाला नंबर
या बीच वाला ऑर्डिनेट निकालना बहुत आसान है, x में x जोड़कर हाफ कर दें, यानी कुल मिलाकर x1 प्लस x2 अपॉन 2, और ये हो जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये आपको मिल जाएंगे बीच वाले, और बीच में क्या है एक्चुअली सेंटर है, तो कुल मिलाकर आपको सेंटर के ऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। तो सेंटर का xy क्या हो जाएगा, सेंटर का xy हो जाएगा 4 और 2 6, 6 का आधा 3, और 3 और -1 2, और 2 का आधा 1। तो यहाँ पर आपको सेंटर मिल गए, सेंटर का x और सेंटर का y। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया। अब यहाँ पर एक बात और समझिए कि आपको अगर इक्वेशन निकालनी है तो इक्वेशन के लिए आपको एक चीज़ की ज़रूरत और पड़ेगी, वो है रेडियस। तो बेसिकली सेंटर निकालने के लिए या इक्वेशन निकालने के लिए, समीकरण निकालने के लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। आपको पहले तो सेंटर के ऑर्डिनेट्स चाहिए होते हैं, और दूसरा आपको चाहिए होता है रेडियस। तो रेडियस कैसे निकालेंगे, तो ये जो सेंटर के आपने ऑर्डिनेट्स निकाले ना अभी 3 और 1, यहाँ से यहाँ तक की दूरी या यहाँ से यहाँ तक की दूरी या इन दोनों की दूरी का आधा, ये आपका रेडियस होगा। तो देखिए दूरी कैसे निकालते हैं, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला याद रखिएगा, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सेंटर से डिस्टेंस निकालना है। इन दोनों का डिस्टेंस निकालता हूँ, तो देखिए पहले माइनस कर देता हूँ, माइनस 4 में से 3 गया, कितना बचेगा 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस यहाँ पर इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, तो 3 में से 1 गया 2 आया, 2 का स्क्वायर 4, मैं यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 लिखता हूँ, अंडर रूट लगा देता हूँ। तो कुल मिलाकर जो आपका ये डिस्टेंस है और जो रेडियस आएगा वो कितना आएगा, अंडर रूट 5। मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया। ये समझ में आ गया सेंटर के ऑर्डिनेट्स हैं आपके पास, यानी इक्वेशन लिखने के लिए सेंटर के ऑर्डिनेट्स और रेडियस दोनों चीज़ है आपके पास। तो इक्वेशन कैसी होगी, इक्वेशन की शक्ल कुछ ऐसी दिखेगी, मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसे प्लीज़ नोट कर लीजिएगा, आगे भी काम आ सकता है। x माइनस एक्स यानी सेंटर का ऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस y माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल्स टू रेडियस का स्क्वायर, ये होगा हमारा इक्वेशन। अब x माइनस एक्स यानी मैंने यहाँ पर ये 3 लिखा है का होल स्क्वायर प्लस y माइनस वाई यानी 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू रेडियस का स्क्वायर। रेडियस कितना था, अंडर रूट 5 का स्क्वायर कितना होता है 5। इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करूंगा, यहाँ जगह नहीं, मैं आपको सीधा सीधा सॉल्व करके आंसर ही बता देता हूँ। सॉल्व करेंगे तो मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो आपको ये इक्वेशन मिलेगी और यही हमारा सही आंसर होगा। तो मेरे ख्याल से अब आपको बात समझ में आ गई होगी। क्या क्या सीखा हमने, सबसे पहले सेंटर पॉइंट निकालना सीखा, उसका फॉर्मूला, डिस्टेंस निकालना सीखा, उसका फॉर्मूला, और इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालना सीखा, उसका फॉर्मूला। तो तीनों चीज़ नोट कर लीजिएगा, मेंस सीजीएल मेंस जो बच्चे देने वाले हैं उनके भी बहुत काम आने वाला है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु को 3060 रुपये में बेचने पर 15% की हानि होती है, 20% मुनाफा कमाने के लिए कितने में बेचना होगा या बेचा जाना चाहिए। चलिए क्वेश्चन देखिए, 15% की हानि, तो मैं बोल सकता हूँ 3060 रुपये ये मेरी कॉस्ट प्राइस का 85% है, क्योंकि 15% की हानि हुई। अब मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए है कॉस्ट प्राइस का 120%। यहाँ पर कितना आएगा मुझे नहीं पता, मैं इन दोनों को इक्वेशन को सीधा सीधा डिवाइड कर देता हूँ। कैंसिल, परसेंट से परसेंट कैंसिल, 5 से काट लीजिएगा 17 बार में, 5 से काट लीजिएगा 24 बार में, 17 से 30 ये कटेगा 180 बार में, मल्टीप्लाई कर लेंगे कितना आएगा, तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू मेरी निकल कर आ जाएगी 4320, ये मेरा आंसर होगा। तो मेरे ख्याल से आपको ये भी समझ में आ गया होगा। ऐसे क्वेश्चन हमने प्रॉफिट एंड लॉस में किए हैं और भी बहुत सारी वैरायटी ऑफ किए, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्रॉफिट एंड लॉस की सीरीज पे आप जाकर देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, ए और बी किसी कार्य को 12 और 16 दिन में करते हैं, अगर 4 दिन तक साथ में काम करते हैं तो कितना हिस्सा कार्य बाकी है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बचा हुआ पूछा है। अब देखिए 4 दिन में कितना कितना काम हो पाएगा किसी से, ए भी 4 दिन काम करेगा, बी भी 4 दिन काम करेगा। ए 1 दिन में कितना काम करता है 1/12, क्योंकि 12 दिन में पूरा करेगा तो 1 दिन में कितना करेगा 1/12, तो 4 दिन में कितना करेगा, 4 से गुणा कर लेंगे 1/3 काम, तो ए करेगा 1/3 काम। बी की कंडीशन क्या है, 1 दिन में 1/16 करेगा, तो 4 दिन में कितना करेगा 1/4 काम करेगा। बोलिए क्लियर, मेरे ख्याल से यहाँ से बात समझ में आई आपको। अब देखिए यहाँ पर दोनों मिलकर 4 दिन में कितना कर देंगे, दोनों मिलकर 4 दिन में इन दोनों को ऐड कर देंगे 1/3 प्लस 1/4, तो कुल मिलाकर काम देखिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 7/12, 7/12 काम हो चुका।
तो बचा कितना, 12 में से 7 हो गया तो बचा 5/12। इतना काम बाकी है या इतना काम अभी करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, दो संख्याओं का अंतर 3 है और दोनों संख्याओं के घनों का अंतर 999 है, तो दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर क्या होगा। अब देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है और काफी थोड़ा सा लेंदी भी जाने वाला है, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा जो हम यहाँ पे फॉर्मूले यूज करेंगे। सबसे पहले तो इसको फॉर्मेट में लिख लेते हैं। बोला क्या है, एक्चुअली उसने बोला x माइनस वाई अगर 3 है, फिर बोला एक्स क्यूब और वाई क्यूब का जो डिफरेंस है ये 999 है, तो आपसे पूछा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू। तो अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले तो ये आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा कि ये एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई है। बोलिए क्लियर है कि नहीं। तो यहाँ पर मुझे एक्स माइनस वाई की वैल्यू तो 3 पता है, अब मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है एक्स प्लस वाई की वैल्यू। किसी तरीके से अगर मेरी ये वैल्यू आ जाए तो मेरा काम आसान हो जाएगा। तो देखिए अब निकालते कैसे हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फुल फ्लेजेड फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स माइनस वाई ब्रैकेट एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3xy। अगर ये नहीं पता है तो इसे नोट जरूर कर लें, काम का फॉर्मूला है। चलिए अब देखिए यहाँ पर मैं वैल्यू पुट करना चाहता हूँ, 999 इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई 3 है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर यानी 9 प्लस 3xy। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये कितना कटेगा, ये जाएगा 3 में 9 यहाँ पर माइनस होने आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 324 इक्वल्स टू 3xy। तो यहाँ से मैं xy की वैल्यू कितनी निकालूंगा 108, 3 से डिवाइड कर देंगे सिंपली, तो मुझे xy की वैल्यू मिल गई। अब xy की वैल्यू के साथ मुझे क्या करना है, तो कुछ भी नहीं, देखिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस, सॉरी एक्स प्लस वाई का मत निकालिए, आप इसे x माइनस वाई का निकालिए। x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। बोलिए क्लियर। x माइनस वाई की आपको वैल्यू कितनी पता है 3, तो 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स वाई की वैल्यू भी आपने कितनी निकाली 108। तो ये 9 हो जाएगा और ये यहाँ जाके ऐड हो जाएगा, तो यहाँ से आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, ये होगी 225। यहाँ से अब मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू मिल चुकी है, एक्स वाई की वैल्यू मिल चुकी है, तो अब मैं x प्लस वाई की वैल्यू के लिए काम कर सकता हूं। इसका स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अभी अभी आपको पता चला 225 प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई कितना होता है 108 इक्वल्स टू, इन सब को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा 441। ये है x प्लस वाई का होल स्क्वायर 441, तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा 21। बोलिए क्लियर। यहां से ये वैल्यू मिल गई तो यहां पर 21 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर 63 विल बी दी राइट आंसर। थोड़ा सा लेंदी था, कैलकुलेटिव था, बट जरूरी था, अच्छा क्वेश्चन था। मैं बोलूंगा आज दिन भर में अगर कुछ अच्छा क्वेश्चन देखने मिला तो वो यही मिला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, p बराबर 24 रुपए यानी मूल बराबर 24 रुपए, कितने समय में 56 रुपए हो जाएंगे साधारण ब्याज की दर अगर r बराबर 16% है तो बेसिकली आपको यहाँ पर टाइम निकालना है। अब देखिए हो जाएगा का क्या मतलब होता है, बेसिकली ये जो दिया है ना ये आपका अमाउंट है यानी मिश्र धन है। तो 24 रुपए मेरा मूल था, मिश्र धन मेरा कितना हो गया 56 रुपए, ब्याज की दर है 16%, समय आपको निकालना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट ही निकाल लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट माइनस करने पर कितना आएगा, देखिए सिंपल इंटरेस्ट माइनस करने पर 32 रुपीज आएगा। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला PRT, P कितना है 24, R 16, T का पता नहीं बटे 100। इन सब को कैलकुलेट करेंगे, 4 से काट लीजिए कितनी बार में 6 बार में, 4 से काट लीजिए 25 बार में। बोलिए क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए T की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो T की वैल्यू कुछ इस प्रकार से निकलने वाली है। यहाँ से 16 को भी 32 बार 2 बार में काट लीजिएगा और ये 3 हो जाएगा, तो कुल मिलाकर T की वैल्यू 25/3 निकल कर आएगी। 25/3 यानी 8 सही 1/3 साल, महीनों में दिया होता तो 8 सही यानी 8 साल 4 महीना। इस तरीके से हमारा आंसर आया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, एक व्यक्ति 64 किलोमीटर की चाल से 40 मिनट में कोई दूरी तय करता है, तो उस दूरी को 30 मिनट में तय करने के लिए उसके लिए चाल क्या होगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको क्या बोला है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है
64 टाइम कितना है 40 मिनट्स, इसको आर में बनाने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे। अब देखिए डिस्टेंस अभी भी सेम है, स्पीड कुछ है पर टाइम मुझे कितना लगना चाहिए 30 मिनट्स, इसको भी आवर्स में बनाने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये आवर्स आ गया। तो अब देखिए दोनों का क्योंकि डिस्टेंस सेम है तो मैं यहाँ पर सीधा सीधा इनको इक्वेट कर सकता हूँ। तो मैं क्या लिखूंगा 64 इंटू 40/60 इक्वल्स टू x इंटू 30/60। 60 60 0 0 कैंसिल, 3 से ये नहीं कटने वाला, 3 से ओके। 256/3 यानी x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 85 1/3 किलोमीटर पर आवर। ये होगा मेरा सही आंसर। तो मेरे ख्याल से अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक व्यक्ति ने 3/4 से गुणा करने की जगह 4/3 से गुणा कर दिया तो उत्तर में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी, यानी एरर कितने परसेंटेज का होगा। अब देखिए नंबर आपको दिया नहीं है तो 3/4 गुणा करना था, आपने कर दिया 4/3 से। वो नंबर क्या था पता नहीं, नंबर मैं कुछ भी मान सकता हूँ, ऐसा कोई नंबर मान लो जो 4 और 3 दोनों से इजीली कटे आए। 12 से काटूंगा ये 3 हो जाएगा तो 3 3 9, और 12 से काटूंगा तो ये 4 हो जाएगा, 4 चौके 16। यानी जो आंसर 9 आना था वो 16 आ रहा है। करना था 3/4 से, कर दिया 4/3 से, यानी आना था 9 आ गया 16। तो कितना बढ़ा 7, परसेंटेज में कितना बढ़ा तो 7/9 गुणित 100। तो इसका आंसर कितना आने वाला है मल्टीप्लाई करने पर 77.77%। बोलिए क्लियर है? मेरे ख्याल से यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन सर्कल पे था। देखिए सर्कल क्या है, एक सर्कल दिया हुआ है, उस पर एक ट्रायंगल बना हुआ है, सेंटर है वो, ये एंगल दिया है 64, आपको निकालना है ये वाला एंगल। सेंट्रल एंगल कितना होगा तो जस्ट इससे ऑब्वियसली डबल होगा, इसका डबल कितना होगा तो ये हो जाएगा 128। बोलिए क्लियर है? ये 128 है। अब जरा इस छोटे वाले ट्रायंगल को देखना, किसका, OBC को। यहां पर OB और OC जो है, क्योंकि ये रेडियस है तो इन दोनों की लंबाई बराबर होगी, और इन दोनों की लंबाई बराबर होने के कारण इन दोनों के सामने वाले एंगल्स भी बराबर होंगे। तो किसी भी ट्रायंगल में सभी एंगल्स का सम होता तो 180 है, तो 180 में से 128 तो मैं पहले ही निकाल देता हूं। कौन सा वाला, ये है। तो कितना बचेगा, ये बचेगा 52, है कि नहीं। अब ये 52 बचा है, यानी इन दोनों एंगल्स में 52 इक्वली डिवाइड होगा, तो 2 से भाग दे देंगे। कितना आ गया, ये आ गया 26, यानी ईच एंगल बी और एंगल सी, यहां पर ये वाला, ये कितने कितने के होंगे 26 के। तो एंगल सी भी पूछा होता तो 26 बोलते। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए हमारे आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन क्या है, फाइंड एंगल AEB। ये वाला एंगल मुझे निकालना है। अब देखिए दिया क्या है, ये वाला एंगल 35 दिया है, ये वाला एंगल 45 दिया है, यहाँ पर ये उसने आपको 90 बनाकर दे दिया है। तो मुझे ये एंगल निकालना है। देखिए अगर मैं बात करूं BCD के बारे में, कौन सा एंगल मैं बात कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, ट्रायंगल BCD, मैं इस ट्रायंगल के बारे में बात कर रहा हूं। ये 45, ये 90, तो ये कितने का होगा, तो 90 45 135, तो ये बचा 45 का। अब देखिए ये 35 है, ये 45 है, दोनों को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर आप इजीली बता सकते हैं 80 हो जाएगा, है कि नहीं। अब अगर ये एंगल 80 है, यानी इन दोनों का सम 80 है, तो जो थर्ड एंगल बचा ये कितना होगा, तो ये ऑब्वियसली 100 होगा। बोलिए क्लियर है? मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए ये 100 है तो ये कितना होगा, तो ये अब आप इजीली बता सकते हैं कि 180 स्ट्रेट लाइन होती है, ये 100 है तो ये 80 होगा। तो आप ऐसे करके सारे एंगल निकाल सकते हैं, है कि नहीं। चलिए तो यहाँ तक था हमारा आज का सेशन। आपको क्वेश्चंस कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और साथ ही जिनका पेपर कल है वो इनको बिल्कुल देख कर जाए इन क्वेश्चंस को, क्योंकि हो सकता है कुछ आगे पीछे कर ही आगे आपको शिफ्ट में क्वेश्चन देखने मिले, जैसा कि आज की शिफ्ट्स के साथ हुआ था। हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव एक बार फिर आप सभी के सामने। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे हमारे यहाँ पर रीजनिंग के सेक्शन पर। तो यहाँ पर दोस्तों आज के दिन रीजनिंग का सेक्शन इजी टू मॉडरेट आया था। वो देखिए यहाँ पर मुझे जो क्वेश्चन मिले हैं स्टूडेंट के जरिए, तो यहाँ पर मुझे कुछ क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्ट मिले हैं और कुछ क्वेश्चंस के टाइप मिले हैं, जिसे मैं आपको पूरा कवर करके यहाँ पर बता रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों हमें पहला क्वेश्चन यहाँ पर सीरीज दिया है अल्फाबेटिक सीरीज से, DOP, FPN, HQL, JRJ, तो अगला पद क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए इसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमें पहले से पहले को देखना है। तो D से यदि F पर जाएंगे मतलब क्या हो गया +2, फिर F से H पर जाएंगे मतलब क्या हो गया +2, H से J पर जाएंगे तो क्या हो गया +2, और J में +2 करेंगे तो क्या जाएगा L।
ठीक है, यहाँ पर एल आ गया। दूसरा देखते हैं, ओ से पी पर जाए मतलब क्या हो गया +1, पी से क्यू +1, क्यू से आर +1, तो आर में +1 कर दें, क्या जाएगा एस। आगे बढ़ते हैं, आखिरी पद बचा हुआ है, पी से एन मतलब क्या हो गया दोस्तों यहाँ पर -2, एन से एल -2, क्लियर है, -2 हो रहा है। यहां पर भी क्या होगा -2, तो आगे जे में भी क्या करेंगे -2, तो यहां पर क्या बच जाएगा एच। तो यहां पर हमारा आंसर क्या होगा एल, एस और एच। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन जो है वह कोडिंग डिकोडिंग से लिया गया है। लॉयल्टी को लिखा जाएगा MPZBMUZ, तो यहां पर प्रोक्लेम का कोड क्या होगा या उसे क्या लिखा जाएगा। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसे। यहां पर लिख लेते हैं हम लॉयल्टी, LOYALTY, यहां पर हमारा ये हो गया मेन कंटेंट। इसी के नीचे लिख लेते हैं इसका कोड क्या है, MPZBMUZ, क्लियर है। चलिए अब यहां पर हम चेंजेस देख लेते हैं। L से M मतलब +1, O से P +1, Y से Z +1, A से B +1, L से M +1 और ये +1, मतलब पूरे कोडिंग में क्या हो रहा है +1। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, सभी में +1 कर देंगे, ठीक है। यहां पर मैं एक साथ लिख देता हूं, यहां पर सभी में क्या करना है +1। तो देखिए दोस्तों, P के बाद क्या जाएगा Q, R के बाद क्या जाएगा S, O के बाद P, C के बाद D, L के बाद M, A के बाद B, I के बाद J, M के बाद N। तो यहां पर हमारा प्रोक्लेम का आंसर क्या होगा QSPDMBJN, क्लियर है। चलिए बिल्कुल सिंपल था। आगे बढ़ते हैं, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज मौजूद है, ये क्वेश्चन आया था आज भी, बिल्कुल सिंपल था ये तो। और मैंने आपको ये क्वेश्चन दोस्तों काउंटिंग ऑफ फिगर में बताया हुआ था, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो यहां पर कितने त्रिभुज होंगे, 8 दूनी 16, टोटल कितने त्रिभुज है यहाँ पर 16, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, यदि मशीन को ENIHCAM लिखा जाए तो एक्टिव का कोड क्या होगा या एक्टिव को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। यहां पर लिख लेते हैं हम मशीन, MACHINE, उसे क्या लिखा गया है, देखिए ENIHCA और M। अब देखिए ध्यान से, यहां पर जो मशीन के कैरेक्टर है वही यहां पर लिख दिए गए हैं, बस उनकी क्या कर दी गई है शिफ्टिंग। तो देखिए शिफ्टिंग पहचानते हैं, यहां पर यदि ध्यान से देखें तो इसको पूरे को लिख दिया गया है रिवर्स। देखिए पहले E आया है यहां पर, फिर N आया है, फिर I आया है, फिर H, फिर C, फिर A और फिर M, मतलब पूरा कैसा लिखा गया है रिवर्स, ठीक है। यहां पर हमें कैसे लिखना है एक्टिव को भी पूरा रिवर्स। तो पहले क्या जाएगा E, तो यहां पर E लिख देते हैं, फिर क्या जाएगा दोस्तों V, फिर क्या जाएगा I, फिर क्या जाएगा T, फिर क्या जाएगा C और आखिरी में क्या जाएगा A। तो यहां पर एक्टिव का कोड क्या होगा EVITCA। शिफ्टिंग का सवाल था ये, बिल्कुल सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमें सीरीज से दिया गया है, तो देखिए यहां पर दिया गया है सीरीज में हमें 2 2 6 10 22 42, तो अगला पद क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ये ट्रिकी था, यहाँ पर जो है रिपीट हुआ है 2 2 2 बार। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे हम, इस 2 में मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 का, तो 2 दूनी 4 और माइनस क्या कर दीजिए 2, तो 2 दूनी 4 माइनस 2 कितना आ गया 2। फिर अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर वापस 2 में मल्टीप्लाई करते हैं 2 का इंटू 2 और अब कर देते हैं +2। एक बार इंटू 2 -2 किया पहली स्टेप में, दूसरी स्टेप में हम कर रहे हैं इंटू 2 और +2, तो 2 दूनी 4 + 2 कितना हो गया 6। अब आगे वापस क्या करेंगे इंटू 2 और -2, तो देखिए 6 दूनी 12 -2 क्या आ गया 10। अब क्या करेंगे +2, तो 10 दूना 20 + 2 22। उसी प्रकार आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे हम माइनस इंटू 2 और -2, तो 22 दूना 44 -2 42। अब क्या होगा इंटू 2 और +2, तो 42 दूना 84 + 2 86। यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा 86। क्लियर है दोस्तों, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमें यहाँ पर सीरीज से दिया गया है और यह सीरीज बिल्कुल देखते ही बन रही है, बिल्कुल सिंपल थी ये सीरीज। 4 16 36 64 100 144 196, मतलब यहाँ पर देखिए इवन जो नंबर थे इनके स्क्वायर दिए हुए हैं पूरे। यहाँ पर 2 का वर्ग है, यहाँ पर 4 का वर्ग है, यहाँ पर 6, फिर 8 10 12 14 और अब का आएगा 16, तो 16 का वर्ग क्या 256। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा 256। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि r बराबर 36 और बिन बराबर 50 तो
यहाँ पर टेल का कोड क्या होगा। तो देखिए r बराबर 36। अब यदि हम ध्यान से देखें तो r का नंबर मैंने आपको याद करवाया था दोस्तों कितना, 18, और 18 से 36 कैसे आएगा, इंटू 2 कर दीजिए तो क्या जाएगा 36। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर बिन मतलब 2 + 9 + 14, तो 14 और 2 16 और 9 25, तो इन सभी का टोटल कितना हो रहा है 25। इसको कितना लिख रहा है 50, मतलब क्या कर दिया है इंटू 2। उसी प्रकार यहाँ पर टेल के जितने भी कैरेक्टर हैं उनके नंबर लिख लेते हैं और फिर उसके बाद क्या कर देंगे, उनको जोड़ के मल्टीप्लाई बाय 2। तो देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं 21, 12 और 5 जोड़ लीजिए, तो देखिए यहाँ पर इसका टोटल हो जाएगा 38। इसका मल्टीप्लाई करना है किसमें, 2 में, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या जाएगा 76। ठीक है, इसको डबल करना था, सिंपल। क्लियर है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन जो है हमें लुप्त संख्या मतलब मिसिंग टर्म से पूछा गया है। यहाँ पर कुछ ऐसा डायग्राम या इसके अलावा कुछ दूसरा डायग्राम बना हुआ आया था, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, पर यहाँ पर जो लॉजिक था वो कुछ इस प्रकार ही था। देखिए यहाँ पर दिया है 4, 5, यहाँ पर दिया है 41, यहाँ पर दिया है 12, यहाँ पर दिया है 14, यहाँ पर दिया है 340, तो यहाँ पर इन दोनों से हमें यहाँ पर ये लेके आना है। तो देखिए यहाँ पर पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं कि 4 और 5 से 41 कैसे आ सकता है। तो देखिए 4 का वर्ग कितना होता है दोस्तों 16, और 5 का वर्ग कितना होता है 25, और यदि हम इन दोनों को जोड़ दें तो क्या जाएगा 41। समझ में आएगा दोस्तों लॉजिक सभी को। 12 का वर्ग कितना दोस्तों 144, और 14 का वर्ग कितना 196, दोनों को जोड़ दीजिए क्या जाएगा 340। उसी प्रकार से यहाँ पर 24 का वर्ग प्लस 25 का वर्ग, तो 24 का वर्ग दोस्तों कितना होता है 576, और 25 का वर्ग कितना होता है 625। बस सिंपली इनको आप जोड़ दीजिए, तो सिंपली यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 1201, मतलब 1201। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या जाएगा 1201। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि डियर को 12215 और हाइक को 5645 लिखा जाए तो हील का कोड क्या होगा। अब देखिए इसे यहाँ पर समझ लेते हैं, ये भी कोडिंग डिकोडिंग का ही क्वेश्चन है। देखिए डियर को लिखते हैं यहाँ पर DEE और R। अब इसे देखिए लिखा गया है 12215, तो देखिए दोस्तों अब यहाँ पर इसे लिख लेते हैं 12215, तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पर देखिए दोस्तों D का नंबर होता है 4, E का नंबर होता है 5, E का नंबर 5 और R का नंबर 18। तो देखिए 4 से यहाँ पर 1 कैसे आएगा -3 करके, 5 से 2 कैसे आएगा -3 करके, 5 से वापस 2 अगेन -3 करके, और 18 से 15 -3 करके। क्लियर है दोस्तों। चलिए उसी प्रकार से हमें यहाँ पर हिल का कोड निकालना है, लिख लेते हैं HEEL, H का नंबर 8, यहाँ पर 5, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 12। क्या करना है सभी में -3 -3 -3 -3 कर दीजिए। यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ पर आ जाएगा 22 और यहाँ पर क्या बचेगा दोस्तों 9। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा 5229। क्लियर है। चलिए समझ में आया दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए फ्रेंड्स देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, GATE गेट को यदि लिखा जाता है 2026722 तो काइट का कोड क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा दिखने में टफ है पर उतना ही इजी है। ध्यान से देखिए, यदि G का मैं उल्टा देखूं तो G का उल्टा क्या होता है दोस्तों T, G का अपोजिट लेटर क्या होता है T, और T का नंबर क्या होता है 20। या फिर इसे डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि यदि रिवर्स अल्फाबेट यदि लिखा जाए तो G का नंबर कितना आता है 20। ठीक है, उसके बाद में देखिए A का नंबर कितना होता है रिवर्स अल्फाबेट में 26, उसके बाद में T का नंबर कितना होता है 7 और E का नंबर कितना होता है 22। क्लियर है, समझ में आया दोस्तों। यहाँ पर जितने भी कैरेक्टर थे, यहाँ पर जितने भी गेट के कैरेक्टर थे, इनको रिवर्स अल्फाबेट के अकॉर्डिंग लिखा गया है। G का नंबर 20 है, उसी प्रकार से A का नंबर 26 है, उसी प्रकार से T का नंबर 7 है और E का नंबर कितना है 22। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं रिवर्स अल्फाबेट के नंबर। तो K का उल्टा नंबर क्या होता है 16, मतलब 16। I का उल्टा नंबर होता है 18, T का उल्टा नंबर होता है 7 और E का उल्टा नंबर होता है 22। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा 16, 18, 722। क्लियर है, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमें पासे से देखने को मिला, जिसमें यहाँ पर 2 पासे दिए गए थे और इसमें 6 अंक के विपरीत कौन सी संख्या होगी, हमसे ये पूछा था। बिल्कुल सिंपल है। तो देखिए यहाँ पर
हम यहाँ पर पहला रूल भी लगा सकते हैं हमारा और थर्ड रूल भी लगा सकते हैं, जो मैंने आपको डाइस वाले वीडियो में बताया था। तो देखिए यहाँ पर हम पहला रूल लगा लेते हैं क्योंकि हमें 6 के अपोजिट में चाहिए। तो देखिए यहाँ पर इन दोनों पासों में 6 कॉमन है, तो यहाँ पर इन दोनों पासों में कौन सा एक नंबर मिसिंग है? 1। तो यहाँ पर 6 के अपोजिट में क्या जाएगा? 1। बिल्कुल सिंपल। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मिसिंग टर्म से दिया गया है। यहाँ पर ये एक बॉक्स बना के दिया गया है, मतलब एक टेबल। अब इसे ध्यान से देखें तो बीच वाली जो रो है उसमें छोटे नंबर है, बाकी सभी कैसे हैं? बड़े बड़े नंबर। अब उसे और ध्यान से देखें। देखिए दोस्तों 11 का वर्ग क्या होता है? 121। उसी प्रकार से 18 का वर्ग क्या होता है? 324। और उसी प्रकार से 21 का वर्ग क्या होता है? 441। तो यहाँ पर हमें ये दोनों लाइन तो क्लियर हो गई। अब बचा क्या है? नीचे वाली लाइन, जहां पर हमें आंसर निकालना है कि यहाँ पर दोस्तों 110 कैसे आया। तो देखिए यदि मैं 121 में, मतलब यहाँ पर जो 11 का वर्ग किया था, 121 में यदि मैं 11 माइनस कर दूं तो क्या यहाँ पर मुझे 110 मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। मतलब यहाँ पर इसका स्क्वायर करके ऊपर लिख दिया और जितना इसका स्क्वायर है उसमें से ओरिजिनल नंबर को माइनस कर दिया। देखिए यहाँ पर 18 का वर्ग कितना? 324। यदि 324 में से मैं ओरिजिनल नंबर 18 को माइनस कर दूं तो क्या हमें 306 प्राप्त हो जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। क्लियर है? उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर 21 का वर्ग 441, ये तो हमें मिल गया, पर यहाँ पर हमें क्या माइनस करना है? 21, मतलब ओरिजिनल नंबर। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा? 420। क्लियर है? तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या जाएगा? 420। सिंपल है। ठीक है दोस्तों, कल भी मैंने आपको बताया था मिसिंग टर्म्स और एक सीरीज, ये दो चैप्टर ऐसे हैं दोस्तों, यदि इनके क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं, लॉजिक यदि 1 मिनट में आपसे बन रहा है, 40 सेकंड 45 सेकंड में बन रहा है यदि, तो आप इसे अटेम्प्ट करें, और यदि नहीं बन रहा है तो उसे स्किप करके आगे बढ़ जाएं, उसे बाद में टाइम जब बचेगा पेपर में तब सॉल्व करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन हमें यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब मतलब मिरर इमेज से देखने को भी मिला था, और डायरेक्ट हमें दिया था यहाँ पर समय 3:15। तो मैंने आपको यहाँ पर घड़ी वाले कंसेप्ट में बताया था, जब भी हमें मिरर इमेज फाउंड करना है तो किसमें से माइनस कर देंगे? 11:60 में से। तो यदि हम 3:15 को 11:60 में से माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या जाएगा दोस्तों? 8:45। क्लियर है? तो यहाँ पर हमारा बिल्कुल सिंपल था ये क्वेश्चन, तो 8:45। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वापस सीरीज से देखा गया। देखिए यहाँ पर लिखा है 8, यहाँ पर लिखा है 14, यहाँ पर 25 और यहाँ पर 46। अगला क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर नंबर जो है बढ़ रहे हैं, तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई का ऑप्शन लेके चलते हैं एक। जैसे 8 में मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 का, तो 8 दूनी कितना हो गया? 16। अब यहाँ से क्या लेना है? 14, तो माइनस क्या कर दीजिए? 2। उसी प्रकार आगे बढ़ते हैं 14। अब 14 दूना कितना होता है दोस्तों? 28, पर हमें क्या चाहिए? 25, मतलब -3। यहाँ पर इंटू 2 -2 हुआ, यहाँ पर इंटू 2 -3 हुआ। अब आगे देखिए 25 दूना 50, पर यहाँ पर क्या है? 46, मतलब क्या होगा? -4। यहाँ पर सीरीज समझ में आ गई दोस्तों आपको? इंटू 2 -2 इंटू 2 -3 इंटू 2 -4। तो अगला क्या होगा? इंटू 2 -5। तो यहाँ पर हम जब 46 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, तो यहाँ पर हमें 92 मिलेगा, परंतु यहाँ पर क्या करना है? -5। तो जब -5 करेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा? 87। तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या जाएगा? हमारा आंसर 87। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन जो है हमें सिलोजिस्म में देखने को मिला। यहाँ पर क्या दिया गया है? कथन देखिए, सभी साइकिल मोटर है। तो बना लेते हैं यहाँ पर दोस्तों, सभी की सभी साइकिल काय में है? मोटर में। ठीक है। और अगला क्या दिया है? सभी मोटर क्या है? कार। सभी की सभी मोटर काय में है? कार में। क्लियर है? चलिए अब निष्कर्ष पढ़ते हैं। क्या दिया है? सभी साइकिल कार है। तो देखिए सभी की सभी साइकिल जो है वह क्या है? कार। तो बिल्कुल सही होगा पहला। ठीक है। दूसरा देखिए क्या है? सभी कार मोटर है। तो क्या दोस्तों सभी की सभी कार मोटर है क्या? नहीं। तो दूसरा क्या होगा? गलत। तो यहां पर हमारा कौन सा? केवल ओनली फर्स्ट फॉलो, केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है। क्लियर है? चलिए अगला देखिए, एनालॉजी से क्वेश्चन लिया गया है। 484 रिलेटेड टू 529 एज इट इज 676 रिलेटेड टू होगा किससे? तो देखिए यहां पर दोस्तों यदि आपको स्क्वायर याद है तो बिल्कुल आपका आंसर भी आ चुका होगा। 484 मतलब किसका दोस्तों? 22 का वर्ग। जिस प्रकार से संबंधित है किससे? 23 के वर्ग से, उसी प्रकार से 26 का वर्ग है, ये रिलेटेड होगा किससे? देखिए 22 का वर्ग 23 से रिलेटेड है, उसी प्रकार से 26 का वर्ग किससे रिलेटेड होगा? 27 के वर्ग से। तो 27 का वर्ग दोस्तों कितना? 729। क्लियर है? तो यहां पर हमारा आंसर क्या होगा? 729। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन यहां पर कोडिंग डिकोडिंग से है। यदि सपोर्ट को
TTQOPQU लिखा जाता है तो टीचर का कोड क्या होगा या टीचर को क्या लिखा जाएगा? तो देखिए यहाँ पर इसे हम लिख लेते हैं SUPPORT, यहाँ पर लिख लेते हैं TTQOPQU। देखिए S से T कैसे आएगा +1 करके, और U से T कैसे आएगा -1 करके, फिर P से Q कैसे आएगा +1 करके, और P से O कैसे आएगा -1 करके, वापस O से P अगेन कैसे आएगा +1, फिर ये -1 और फिर ये +1। तो यहाँ पर ये जो हमें कोड दिया था ये कैसे आ रहा है +1 -1 +1 -1 करके। तो आइए टीचर में भी क्या कर देते हैं +1 -1 लिख लेते हैं TEACHER। अब यहाँ पर पहले +1 करेंगे तो T में एक +1 कर दीजिए तो क्या जाएगा U, यहाँ पर क्या करना है -1 D, यहाँ पर क्या करना है +1 B, यहाँ पर -1 B, यहाँ पर +1 I, यहाँ पर -1 D, और यहाँ पर क्या कर देंगे +1। क्लियर है? तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा दोस्तों UDBBIDS। क्लियर है? चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर सिलोजिज्म का ही है। स्टेटमेंट मतलब कथन हमें यहाँ पर दिए गए हैं, सभी बाइक जो है वह कार है, तो सभी की सभी बाइक जो है वह क्या में है कार में है, और सभी कार काय में है ट्रक में है, तो सभी की सभी कार काय में आ गई ट्रक में आ गई। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर निष्कर्ष है ना, कंक्लूजन। कुछ बाइक ट्रक है, तो देखिए कुछ बाइक का हिस्सा जो ट्रक में है कि नहीं है, बिल्कुल है, तो सही है। और दूसरा देखिए कोई बाइक ट्रक नहीं है, तो स्टेटमेंट पॉजिटिव कंक्लूजन नेगेटिव, क्या कर देंगे यहाँ पर हम गलत। तो यहाँ पर भी कौन सा कथन फॉलो हो रहा है, ओनली फर्स्ट फॉलो, केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको आज जितने भी क्वेश्चन बताए हैं कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चन जो है आज के पूरे दिन भर एग्जामों में तीनों शिफ्ट में देखने को मिले हैं, और मुझे लगता है दोस्तों आपको सभी क्वेश्चन को बनाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आई होगी और रीजनिंग आपको जो है इजी ही लगा होगा। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिए। जिन लोग के पेपर अभी आगे आने वाले शिफ्टों में हैं उन सभी दोस्तों के लिए, उन सभी स्टूडेंटों के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करिए।